और मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। आज से हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो है क्लास 12th का सेमीकंडक्टर चैप्टर, और सेमीकंडक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन अ सॉलिड। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए तो पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो शुरू करें। क्या? फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन अ सॉलिड। किसके साथ? आपके अपने फिजिक्स गुरु संजय झा के साथ। टॉपिक का नाम फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन अ सॉलिड। अब एक चीज देखो, अब आप कहोगे कि भाई साहब ये एनर्जी बैंड क्या होता है, इसमें नाम आया एनर्जी बैंड, है ना। इससे पहले हमने पढ़ा था एक एनर्जी लेवल, या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में एनर्जी लेवल पढ़ते हैं बहुत सारा। एनर्जी लेवल यानी कि आपने एनर्जी लेवल डायग्राम भी किया है ना। यानी जो इलेक्ट्रॉन को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर जाता है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जैसे मान लो कोई भी हम लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर मान लिया किसी का 15 है, किसी भी एटम का मान लो एटॉमिक नंबर 15 है, तो कैसे इसको हम एनर्जी को इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो लिखते हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो गया, 3p3। इस तरह से हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। यानी कि जब हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को एक डेफिनेट एनर्जी लेवल पे बांट देते हैं। यानी हम कहते हैं कि हर एक एटम की हर एक इलेक्ट्रॉन की एक डेफिनेट एनर्जी होती है। जैसे इसकी सबसे कम एनर्जी होगी, इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी थोड़ी ज्यादा एनर्जी होगी, इसकी और ज्यादा होगी, इसकी और ज्यादा होगी, इसकी और ज्यादा होगी। तो इस तरीके से ये एनर्जी लेवल इंक्रीज करता जा रहा है। क्या इंक्रीज करता जा रहा है? एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल का मतलब एक फिक्स एनर्जी, यानी इसकी एनर्जी एक फिक्स एनर्जी है, इसकी एनर्जी एक फिक्स एनर्जी है, इसकी एनर्जी एक फिक्स एनर्जी है। तो ये तो हमने ये पढ़ा, केमिस्ट्री में सारी चीजें हम यही पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट एनर्जी लेवल के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो यहां पर हम फिजिक्स में ये एनर्जी बैंड शुरू कर रहे हैं। तो ये एनर्जी बैंड क्या है? अब देखो, जब हम एनर्जी बैंड की बात करते हैं या हम एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो हम एक चीज भूल जाते हैं कि एटम कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। एटम जो होते हैं हमेशा ग्रुप में पाए जाते हैं ना। जैसे मान लिया कोई गैसियस हम सैंपल ले ले, छोटा सा भी एक गैसियस सैंपल लें तो उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे गैस के। लिक्विड में ऐसे ही ले लें, उसमें भी होगा। छोटा सा टुकड़ा ले लें सॉलिड का, उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे सॉलिड के। और आपको पता है कि जितने भी ये एटम्स होते हैं, चाहे सॉलिड में होते हैं, चाहे लिक्विड में होते हैं, चाहे गैसेज में होते हैं, इनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स एक्ट करता है। और ये इंटर एटॉमिक फोर्स सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में होता है। तो देखो होता क्या है कि जो इंटर एटॉमिक फोर्स है, उस इंटर एटॉमिक फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एक डेफिनेट एनर्जी लेवल नहीं होता, नहीं रह जाता। किसकी वजह से? इंटर एटॉमिक फोर्स की वजह से वो एनर्जी बैंड बन जाता है। किस तरीके से बनता है अभी मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। तो किस तरीके से बनता है? तो बेसिक रीजन मैंने क्या बताया, ये बनता किस वजह से? ड्यू टू द इंटर एटॉमिक फोर्स। और इंटर एटॉमिक फोर्स सबसे ज्यादा या सबसे स्ट्रॉन्ग किसमें होता है? सॉलिड में। यानी सॉलिड में ही बनता है, बाकी लिक्विड और गैसेज में तो ये इतना कमजोर होता है कि लेवल को बैंड में बदल नहीं पाता। तो यहां पर हम देखते हैं कि कैसे बनता है। मान लो, सपोज करो हमने क्या लिया, ये एक एक्सिस लिया और इस एक्सिस को मैंने, वाई एक्सिस को मैंने एनर्जी का एक्सिस लिया। सपोज करते हैं ये एनर्जी का एक्सिस है। कोई भी एटम लेते हैं, मान लो मैंने एक सिलिकॉन का एटम लिया और सिलिकॉन के एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सिलिकॉन के एटम का एटॉमिक नंबर होता है 14। और इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ध्यान रखना, जब किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम ये मानते हैं कि एटम अकेला है, यानी एटम आइसोलेटेड है। लेकिन एक्चुअली में आइसोलेटेड तो होता नहीं, ये तो ग्रुप में मिलता है। और कौन सा फोर्स लगता है? इंटर एटॉमिक फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग कहां होता है? सॉलिड के अंदर। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है
लेवल का बैंड में, ये इंटर एटॉमिक फोर्स का रिजल्ट है, यानी उसी के रिजल्ट की वजह से ऐसा चीज होता है। और क्लियर होगा अच्छे से देखो, जैसे सिलिकॉन का मैंने एग्जांपल लिया, सिलिकॉन एक सॉलिड, सिलिकॉन का मान लो टुकड़ा लिया, ठीक, और उसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना है 14 है। अगर ये आइसोलेटेड होता तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता। कब? जब ये एटम अकेला होता। लेकिन एक छोटा सा भी क्रिस्टल ले लो, पर तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स कितने होते हैं 10 टू दी पावर 23, इतने एटम्स होंगे लगभग, पर मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको। और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, सपोज करो, अब मैं देखता हूं कि बता रहा हूं कि मॉडिफिकेशन कैसे होता है, कि मान लो सिलिकॉन अगर अकेला था तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, तो क्या हुआ, यानी इसको डिवाइड किया, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी 1s2 की, तो ये मैंने इसकी एनर्जी कर दी 1s2। उसके बाद कौन आएगा 2s2, इसकी एनर्जी से ज्यादा होगी 2s2, उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी 2p6, उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी 3s2, और उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी 3p2। ठीक, तो ये इसके हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इसको यहां पर बना दिया, ग्राफ से दिखा दिया, यानी ये एटम इस टाइम अकेला है। ठीक, यानी कि सिलिकॉन का ये एटम अकेला है सिलिकॉन का एटम। अब क्या होगा, सिलिकॉन का एटम जब अकेला था तो मान लो क्रिस्टल के अंदर एक सिलिकॉन के पास अब दूसरा सिलिकॉन और आ गया, मान लिया एक के साथ दूसरा सिलिकॉन और आया, तो दो सिलिकॉन के एटम्स के आपस में मिलने से क्या होगा, ये जो इंटर एटॉमिक फोर्स है उस फोर्स की वजह से ये पास पास आ जाएंगे बहुत ज्यादा, और इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे। क्या बताया कि जब ये एटम्स पास में आएंगे, और पास कितना, जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है बिटवीन द एटम्स इन अ क्रिस्टल, सिलिकॉन एटम का एग्जांपल लिया उसके अंदर, तो इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो ओवरलैप कर जाएंगे, तो फिर वो एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कहलाएंगे, वो एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाएंगे मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, और मोलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि एक एटम का लिया तो ये इनके एनर्जी लेवल्स आ गए, इनके ऑर्बिटल्स आ गए, अलग अलग एनर्जी लेवल पे हैं। अब दो को हमने एक दूसरे के पास लाए तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर गए, और एटम्स के ओवरलैप करने का मतलब है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी आपस में ओवरलैप कर गए। और ओवरलैप करने के बाद क्या होगा कि इसका एक अपना, इस तरीके से दूसरे एटम का बना रहा हूं, देखो ये दूसरे एटम का बना रहा हूं, जब दो एटम्स पास में आए तो इस तरीके से इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स लगभग क्या हो गए, ओवरलैप कर गए। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कहलाएगा, अब ये मोलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा, ये मोलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। अच्छा, अब देखो क्या होगा केमिस्ट्री में, वो तो हमारे खैर फिजिक्स से उसका लेना देना नहीं है, केमिस्ट्री से ज्यादा लेना देना है। आपने पढ़ा होगा कि एक होता है बॉन्डिंग, जैसे दो मोलिकुलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, बॉन्डिंग ऑपोजिट स्पिन का होता है, दूसरा क्या होता है एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो वो हमारे यहां से लेना देना नहीं है। अब तो मैं सीधा सिर्फ ये समझा रहा हूं आपको कि दो एटम्स जब आपस में आए, पास आए, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए तो इनके ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप कर गए, और एटॉमिक ऑर्बिटल मोलिकुलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से दोनों के ऑर्बिटल्स की लगभग क्या होगी, सेम एनर्जी होगी, नीचे वाला थोड़ा सा बॉन्डिंग थोड़ी सी की कम एनर्जी होगी, ऊपर वाले की एंटी बॉन्डिंग थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी होगी। क्लियर? अब मान लो दो के बाद एक तीसरा एटम भी आया सिलिकॉन का, तो तीसरा एटम आया तो क्या हो गया, तो उसका भी तो मोलिकुलर और उसका भी तो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा बाकी दो के साथ, तो फिर एक मोलिक्यूल बनेगा एस, जिसमें तीन एटम होंगे और तीन एटम का मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा, तो उसकी फिर एनर्जी, उसके में भी एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग होगा। इस तरीके से ये हुआ, 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 तीन तीन ऑर्बिटल आगे ओवरलैप कर गए। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, मान लो एक और एटम आ गए,
सिलिकॉन के, तो एक और ओवरलैप कर गया इस तरीके से, एक और ओवरलैप कर गया इस तरीके से, एक और ओवरलैप कर गया, ठीक। और अभी मैंने बताया आपको ऐसे ओवरलैपिंग करते 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 कितने एटम्स, लगभग 10 टू दी पावर 23 एटम्स क्या करेंगे कि ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। और ये जो एनर्जी का डिफरेंस होगा इनके एनर्जी लेवल्स में, ये इतना कम होगा, ये इतना कम होगा कि ये हमें लाइन की तरह नहीं दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? ये इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन की क्लाउड की तरह दिखाई देंगे, जैसा मैं बना के दिखा रहा हूं। यानी इतने पास पास होंगे ये ऑर्बिटल्स अब इस तरीके से हमें दिखाई देंगे क्लाउड की तरह। इस तरीके से मान लो क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह हमें दिखाई देंगे, क्योंकि ये इतने पास पास होंगे कि इनके बीच में, दो ऑर्बिटल्स के बीच में, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के बीच में, या ऑर्बिट्स के, एटॉमिक ऑर्बिट्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल नहीं है। तो ये एनर्जी बैंड बन गया, यानी कि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं इस बैंड, उनकी एनर्जी इस बैंड के अंदर आ गई। फर्स्ट ऑर्बिट की 1s2 ऑर्बिटल का। ऐसे ही सभी में, सब में ऐसी होगा, इसमें भी ऐसी होगा, इसमें भी ऐसी होगा, इसमें भी ऐसी होगा, और इसमें भी ऐसी होगा। तो ये सभी एटम्स में, सभी ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करेंगे तो सभी में ऐसा ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह ये हमें दिखाई देगा। और इसकी एक लोअर एनर्जी होगी और एक हायर टॉप पे होगा, हायर एनर्जी पे होगा, सबका ऐसे ही बनेगा। तो ये मार्कर से थोड़ा इस तरह से लाइन लाइन दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह होगा। दिस बिकम्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यानी कि एक ये बैंड बन जाएगा, एनर्जी का बैंड बन जाएगा, जिसका एक लोअर एनर्जी लेवल होगा और उसका एक हायर एनर्जी लेवल होगा। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसी गैप के अंदर, यानी कि एनर्जी बैंड के अंदर क्लाउड की तरह बिखरे हुए होंगे। ऐसा कुछ हमें दिखाई देगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हम कह रहे हैं एनर्जी बैंड बनता है। अब देखो कितने एटम्स ओवरलैप किए, n एटम्स ओवरलैप किए, और n एटम्स के ओवरलैप करने के बाद ये जो बनाना, इसको बोलते हैं हम ns। यानी s यानी कौन सा था? ये ns हो गया। ऐसे ये भी क्या हो गया? ns हो गया। ये क्या हो गया? ये np हो गया। ये भी क्या हो गया? ये ns हो गया। ये क्या हो गया? np हो गया। तो ये जो p ऑर्बिटल्स और n ऑर्बिटल्स है, जब ये आपस में क्या कर गए? ओवरलैप कर गए, तो इस तरीके से ये एनर्जी एक डेफिनेट लेवल नहीं रहता, एनर्जी का एक बैंड बन जाता है, एनर्जी बैंड बन जाता है। और n इलेक्ट्रॉन्स, n कुछ भी हो सकता है, तो ये n इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जीज होती है डिफरेंट और एटम्स की, वो इस तरीके से एक बैंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बैंड बन जाता है इसका। एक सभी एक एटम में ऐसा होता है, जितने भी सॉलिड्स होते हैं सब में ही ऐसा होता है। तो इस तरीके से ये एनर्जी लेवल से क्या बन गया? एक एनर्जी बैंड बन गया। और इसी को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन अ सॉलिड। समझ में आ गया? अब इसके बाद ये टॉपिक यहां पर खत्म हो जाता है। तो अब हम आगे, ध्यान रखना, अब हम आगे एटम को केमिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में, ऐसा पढ़ेंगे भाई से एटम क्रिस्टल में है, और जब क्रिस्टल में है तो उनके एटम्स के ऑर्बिटल क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। और ओवरलैप करने के बाद क्या होगा? वो उनके एनर्जी हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो हमें ये एनर्जी बैंड की तरह दिखाई देंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट एनर्जी लेवल नहीं होगा, एक लोअर और हायर एनर्जी होगा। इलेक्ट्रॉन्स उन एनर्जीज में डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग ऑर्बिटल्स के, एन एटम्स के। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि एनर्जी बैंड ऐसे बनता है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या टॉपिक शुरू करेंगे? ये जो हमने एनर्जी बैंड बनाया ऑन द बेसिस, जितने भी सॉलिड्स होते हैं उसको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, वो कौन सी कैटेगरीज होती है उसको करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसको पढ़ते रहो जो आपको पता है, और समझते रहो उसको कि एनर्जी बैंड कैसे बनता है। तो आज के बाद सेमीकंडक्टर जब तक पढ़ेंगे तब तक हम एनर्जी लेवल की बात नहीं करेंगे, तब तक हम एनर्जी बैंड की बात करेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर तक टाटा बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।